ओके गाइस, सो 6 नवंबर का जो एडिटोरियल है द हिंदू का, कुछ ऐसा है। सो ये द हिंदू का एडिटोरियल पेज है, वहाँ पे ये बाएं वाले जो दो एडिटोरियल जो मैं कवर करता हूँ। क्यों कवर करता हूँ? सिर्फ ये दोनों मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। ये सफिशियंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए। सो पहला जो है ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा वाला जो है एडिटोरियल, सेकंड वाला, रेवेन्यू रिबाउंड, ये अक्टूबर के जीएसटी कलेक्शन के बारे में है। इस तरह के एडिटोरियल्स हर महीने एक आता है या हर क्वार्टर में एक आएगा, जहाँ पे उस महीने का या उस क्वार्टर का डेटा कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, महंगाई वहंगाई, टैक्स कलेक्शन, प्रीवियस ईयर्स में, इस महीने में अक्टूबर 2022 में कितना था, उसके तुलना में अक्टूबर जो 2023 में कितना है, क्यों ऐसा हो रहा है, कंपनीज आने वाले महीने में क्या हो सकता है। ये इंडिविजुअल मंथ का या इंडिविजुअल क्वार्टर का डेटा इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। जहां तक ये वेदर इन्फ्लेशन, वेदर जीएसटी, टैक्स कलेक्शन, इसके बारे में जो डेटा आता है मंथली या क्वार्टरली, इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरे साल का अगर एक ओवरव्यू हो कि जीएसटी पूरे साल में कम था, उसका कोई मेजर कारण था, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये मंथली वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन ये ऊपर का एडिटोरियल जो है, टाइडिंग ओवर, ये बेसिकली दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के बारे में है, जो कि बहुत बड़ा क्राइसिस बना हुआ है। सो दिल्ली का एयर पॉल्यूशन, इसमें वही है कि दिल्ली का एयर पॉल्यूशन बहुत हालत खराब हो रखी है, और एंड क्या क्या किया जा रहा है उसके लिए। और इसमें जो डेटा दिया हुआ है कि 2 दिन पहले ये सिवियर था, अभी वेरी सिवियर हो गया या बैड हो गया है। 2 दिन पहले क्या था, अभी क्या है, आने वाले 4-5 दिन में क्या हो जाएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट। AQI, ये एम्बियंट क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI जो है वो 450 है कि 250 है कि 300 है, नॉट इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये दिल्ली का एयर पोल्यूशन क्यों होता है हर साल, और क्यों, क्या सॉल्यूशंस क्या हैं इसके। सो आज हम इस एडिटोरियल के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल को छोड़ देंगे, साइड में रखेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन होता क्यों है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये रहा, ये रहे सम रीजंस क्यों दिल्ली में एयर पोल्यूशन का ऐसा खतरा बना रहता है हमेशा। सो आप देखेंगे कि हर साल, एवरी ईयर, इट्स अ रिकरेंट फिनोमेना। जो लोग भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग देखते होंगे हर साल ये होता है। बस विंटर आया नहीं कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी खराब हो जाती है कि जैसे कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें कुछ टीम्स ने बोला कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट ईयर हुआ था कि श्रीलंका की टीम शायद आई थी, और दिल्ली में बोल रहे थे, कोटला में वो लोग खेल नहीं पा रहे थे, देवर लाइक फीलिंग, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सो एंड जस्ट इमेजिन कि लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो यहाँ पे, उनको डिफिकल्टी हो रही है, और उसी पॉइजनस हवा, उसी जहरीली हवा के अंदर लाखों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो वहां पे रह रही हैं। एवरी ईयर वो फेस कर रही हैं ये चीज। तो सोचिए, ये सिचुएशन, ये बहुत ही सीरियस है, मुद्दा बहुत सीरियस है। एक काइंड ऑफ इनएविटेबिलिटी हो गया है, मतलब कि ये हर साल हो ही रहा है, हर साल होना ही है। आप चाहे जो कर लें, गवर्नमेंट चाहे जो भी स्टेप ले रही है, ये हर साल हो ही रहा है। इस तरह का ये इनएविटेबल क्यों हो गया है कि लोग इसको रोक नहीं पा रहे हैं, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कई सेवरल टीम्स सुप्रीम कोर्ट ने बना ली, सेवरल कमिटीज बना ली। स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, कुछ एमएलएज एमपीज ने अपने इंडिविजुअल एफर्ट भी लगाए, लाइक गौतम गंभीर ने कुछ टावर्स बनाए थे एयर प्यूरिफाई करने के लिए। सब कुछ के बावजूद क्यों हर साल ये प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं? क्यों ये इनएविटेबल हो गया है, हर साल होना ही है, ऐसा क्यों है? वही देखेंगे हम। सो अगर आप लोग में से जो लोग दिल्ली गए होंगे, और अगर कभी आप दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करेंगे, तो दोनों तरफ देखेंगे, तो सर जैसे मुझे सरप्राइज हुआ था जब मैं पहली बार गया कि यार दिल्ली में ऐसा क्यों होता है। इट इज क्वाइट ग्रीन, काफी हरा भरा है, बहुत हरा भरा शहर है। सो ऐसा नहीं है कि हम एक रेगिस्तान से गुजर रहे हैं जहाँ पे दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं है, एक हवा चल रही है तो धूल की आंधी उड़ रही है, नॉट लाइक दैट। काफी हरा शहर है, काफी ग्रीन शहर है, बहुत सारे ग्रीन एरियाज है, ग्रीन पैचेस हैं, पार्क्स हैं, बहुत कुछ है। बट स्टिल ये प्रॉब्लम हो रही है। सो जो रीजन है वो काफी सॉलिड रीजंस हैं, और रीजंस कुछ ऐसे हैं जो कि काफी लोगों के कंट्रोल के बाहर है। कुछ रीजंस हैं जो कंट्रोल में है, कुछ रीजंस हैं जो कि कंट्रोल के बाहर है। मतलब गवर्नमेंट्स के, या इंडिविजुअल्स के, या इंडिविजुअल लीडर्स के, या कम्युनिटीज के कंट्रोल के बाहर हैं कुछ रीजंस। सो ये और क्या है कि 5-6 अलग अलग रीजंस है। और दिल्ली में क्या होता है कि घुमा फिरा के सारे रीजंस विंटर में आके इकट्ठा हो जाते हैं।
सो दिल्ली में विंटर में वो 5-6 रीजन, सारे के सारे रीजन एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, सारे कारण एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, जिसके चलते वो हर साल हर साल ऐसी हालत होती है। सो एक एक करके हम देखेंगे। जो सबसे कॉमन है, जो बार बार देखा जा रहा है, उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो आप बार बार रीड कर रहे हैं, स्टबल बर्निंग। ये स्टबल बर्निंग है जो खरीफ क्रॉप का सीजन खत्म होता है, यानी कि पैडी, चावल, राइस, धान, उसका सीजन खत्म हो जाता है और राबी का सीजन आने वाला होता है विंटर के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे। सो एक खरीफ क्रॉप की कटाई और गेहूं की बुआई, गेहूं वापस खेत में बोना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता, ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो जल्दी से खेत को साफ करना है, क्लियर करना है अगली फसल के लिए, राबी क्रॉप के लिए। तो किसानों को सबसे सस्ता और सबसे इजी तरीका लगता है कि वो जो खेत में जो धान या पैडी के सूखे हुए डंडे पड़े हुए हैं, सो कटाई के बाद जो डंडियां पड़ी होती हैं नीचे में खेत में, जमीन से निकली हुई, उनको साफ करने का सबसे सिंपल इजी तरीका उनको लगता है कि उस पर पेट्रोल छिड़को और आग लगा दो। ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, कुछ और टेक्नोलॉजीज लेके आई है, बट अभी भी किसान कह रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजीज अभी भी गवर्नमेंट 50% तक सब्सिडी दे रही है, फिर भी वो चीजें महंगी पड़ रही हैं किसानों को, ऐसा किसान कह रहे हैं। सो स्टबल बर्निंग का मेन कारण यह है कि लोग जल्दी क्विक वो स्टबल को हटाने के लिए, अगली फसल को के लिए खेत तैयार करने के लिए सबसे सिंपल उनको लगता है कि तेल छिड़को और माचिस मार दो, काम खत्म। मेन मेन कहाँ पे एरियाज है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये जो एरियाज है, जो इंडिया का मेन ग्रीन रेवोल्यूशन वाला बेल्ट है, जहाँ पे बहुत मैसिव अमाउंट में खेती होती है, ये वो एरियाज है जहाँ पे ये स्टबल बर्निंग की समस्या भी सबसे बड़ी है। और बीच में फंस जाता है दिल्ली, चारों तरफ से वो प्रदूषण दिल्ली में आता है। ठीक है। सो स्टबल बर्निंग के ऊपर आप काफी आर्टिकल्स पढ़ चुके होंगे, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है विंड डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। सो जिस जगह पे दिल्ली पड़ती है, जो दिल्ली का जो लैटिट्यूड है, अक्षांश जिसको बोलते हैं, आई थिंक अक्षांश बोलते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। सो जिसका जो लैटिट्यूड जो पड़ता है वहां पे, मैं एक छोटा सा इंडिया का मैप बना के जल्दी से दिखाऊंगा। हम्म, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, बांग्लादेश, भूटान, अरुणाचल, असम, वेस्ट कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है। सो कुछ इस तरह से भारत का नक्शा होता है। यहाँ पे यहाँ पे सऊदी अरेबिया है। ठीक है। सो और इस जगह पे है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। ठीक है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, फाइन। और ये है भारत। यहाँ पे है दिल्ली। सो दिल्ली ऐसी जगह पे पड़ती है जहाँ पे हवा का डायरेक्शन नॉर्मली हवा का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्मली हवा का डायरेक्शन। बट मॉनसून के टाइम पे ये रिवर्स हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। हम जानते हैं कि मॉनसून में सीजनल रिवर्सल, एक सीजन आता है जिसमें हवा का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। सो हवा की डायरेक्शन मॉनसून के टाइम पे यहाँ पे ऐसे होती है, और ये होता है हवा का डायरेक्शन। सो मॉनसून के टाइम पे दो चीजें हो रही होती हैं। पहली चीज हो रही होती है कि बारिश हो रही होती है, जिससे कि नमी होती है। अभी भी आप देखेंगे कि एक तरीका, धूल और धुएं को कम करने का एक तरीका जो दिल्ली में यूज किया जाता है, कि पानी की छोटी छोटी बूंदें स्प्रिंकल की जाती हैं। एक मशीन होता है जो जेट
हवा में मारता है छोटी छोटी पानी की बूंदों का। वो क्या कर, पानी की बूंदें धूल के पार्टिकल्स को लेके नीचे बैठ जाती हैं और हवा साफ हो जाती है। सो मॉइस्चर, हवा में पानी, जब बारिश होती है, तो बारिश पूरी हवा को साफ कर देती है। तो बारिश के टाइम में दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा होता है, दिल्ली की हवा बहुत साफ होती है। सो पहली तो बारिश हो रही है मॉनसून के टाइम पे, और दूसरी बात है कि जो हवा की डायरेक्शन है ये आपका साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ये जो हवा चल रही है, ये हवा दिल्ली के आसपास जो भी धूल धुआं पॉल्यूशन मौजूद है उसको वो उड़ा के बाहर ले जाती है। इट टेक्स इट अवे फ्रॉम दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। लेकिन ये खुशनसीबी सिर्फ बारिश के मौसम में होती है। जैसे ही मानसून खत्म होता है फिर हल्की हल्की सर्दी शुरू हो जाती है। अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में नॉर्मली, अगस्त सितंबर में ही मॉनसून विड्रॉ हो जाता है। अगस्त सितंबर के एंड तक दिल्ली से मॉनसून विड्रॉ हो जाता है। और ये जो डायरेक्शन है हवा की, इस हवा को दूसरी डायरेक्शन की हवा रिप्लेस कर देती है। सो ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट वाली हवा का डायरेक्शन गायब, ये चला जाता है। और नॉर्मल जो मॉनसून, जब भी मॉनसून नहीं होती है तो जो हवा चलती है वो इस तरह से चलती है। नॉर्दर्न प्लेन्स में हवा उधर से आती है। हमारे यूपी में लोकल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं पछुआ, पछुआ मतलब पश्चिम, पश्चिम से हवा आ रही है। और पूर्वा बोलते हैं जो ईस्ट से हवा चलती है, सो पछुआ बोलते हैं। सो ये जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से हवा आ रही है, ये हवा सारे साल चलती है, यही डायरेक्शन की हवा रहती है मॉनसून को छोड़ के, थ्रू आउट द ईयर यही। और याद रखिए विंटर में इसी तरह का डायरेक्शन होता है, जब हम विंटर में जो बारिश आती है जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। एनीवेज, सो ये डायरेक्शन होता है। ये हवा का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला तो हुआ ये कि बारिश चली गई, मॉइस्चर इज गॉन, और अब हम, दिल्ली का पॉल्यूशन जो है वो बाहर नहीं जा रहा है, अब बाहर से पॉल्यूशन दिल्ली में आ रहा है। याद रखिए कि ये जो दिल्ली के आसपास का जो बेल्ट है, पंजाब, हरियाणा एंड पाकिस्तान एंड देन अफगानिस्तान एंड ईरान, इवन राजस्थान, ये सब वो जगहें हैं जहाँ पे ड्राई सॉइल है, जहाँ पे बारिश कम होती है। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान इज अ ड्राई कंट्री। ज्यादातर पाकिस्तान में ड्राई कंट्री है। पंजाब हरियाणा ड्राई कंट्री है। एक्चुअली पंजाब हरियाणा में ज्यादा बारिश नहीं होती, वहाँ की मिट्टी भी ड्राई है। राजस्थान में एनीवेज हमें पता है ड्राई मौसम है। ईरान, अफगानिस्तान, ये सब जगहों से जो हवा नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रही है, वो वहां से डस्ट पार्टिकल्स, वहां से धूल, वहां पे जो लोकल डस्ट स्टॉर्म्स, वहां पे जो नॉर्मल धूल की आंधियां उठती हैं, उसके धूल के पार्टिकल्स को लेके भी दिल्ली की तरफ सारा का सारा आता है। और ये रहा पंजाब हरियाणा, ये पंजाब हरियाणा में जो फार्मर्स चला रहे हैं स्टबल बर्निंग, उसको भी ये हवा वहां से लेके आती है। नॉर्थ वेस्ट से हवा की डायरेक्शन जो है, नॉर्थ वेस्ट से सब कुछ लेके दिल्ली की तरफ आती है। उसीलिए दिल्ली में पोल्यूशन इस टाइम पे विंटर में बढ़ जाता है, बिकॉज बाहर से भी पोल्यूशन आ रहा है। सो दैट इज वाई विंड डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट है टेम्परेचर इन्वर्शन। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसको हम देखेंगे थोड़ी देर में। वेहिकुलर एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस। व्हीकल, गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं दिल्ली में, आपको पता है दिल्ली देश की राजधानी है। प्लस वहाँ पे काफी रईस लोग रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे एक एक घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं। सारे पॉलिटिशियंस के वहाँ पे बंगलोज हैं। वहाँ पे आना जाना, संसद में आना जाना जो भी करते हैं उसके लिए उनकी गाड़ियां, उनका कॉन्वॉय चलता है। और दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों के पास एसयूवीज है। एसयूवीज मतलब वो बड़ी गाड़ियां जिनमें 2500 सीसी से ज्यादा का इंजन है। बड़ा इंजन जो ज्यादा तेल खाता है, जो ज्यादा धुआं निकालता है। तो इस तरह की एसयूवीज दिल्ली में बहुत ज्यादा हैं। प्लस बहुत ही कॉमर्शियलाइज्ड एरिया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफी योगदान रहता है। उसके चलते क्या होता है कि पंजाब, आपको पता है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये काफी, इन जगहों पे काफी इंडस्ट्रीज हैं। स्पेशली हरियाणा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज का धुआं, धूल, उसके बाद ये सारी इंडस्ट्रीज के गुड्स को यू नो उनका रॉ मटेरियल लाना, फिनिश्ड गुड्स को ले जाना, उसके लिए चलते हुए लाखों लाखों ट्रक्स, बड़े बड़े ट्रक्स जो दिन रात चलते रहते हैं, ये सारी गाड़ियां, प्लस दिल्ली वालों की गाड़ियां, ठीक है, ये सब मिला के। और उसके बाद आपको पता है कि सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारे
सब मिला के भी बहुत ज्यादा वहां पे एमिशन हो रहा है, इसके चलते भी दिल्ली सफर करता है। आसपास का एरिया बहुत कॉमर्शियलाइज्ड है। जो आपका ये है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, इस रीजन में जो है नोएडा, गुड़गांव या गुरुग्राम, नोएडा, यू नो ये सारे जो जगह हैं, ये सारी बहुत रैपिडली डेवलप कर रही है। दीज आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन एरियाज इन द कंट्री, जहाँ पे बहुत रैपिडली गांव शहर में बदल रहे हैं। बड़े बड़े खेत गायब हो रहे हैं और उनकी जगह पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही हैं। सो मैसिव अमाउंट पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चारों तरफ चल रहा है। इसलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या दिल्ली गवर्नमेंट, जब विंटर में एयर पॉल्यूशन खराब होता है तो एक चीज जो वो स्टॉप कर देते हैं फॉर द टाइम, कुछ टाइम के लिए, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बंद कर देते हैं, क्योंकि चारों तरफ मैसिव अमाउंट में कंस्ट्रक्शन चल रहा है दिल्ली के चारों तरफ, नोएडा, गुरुग्राम और इन सब जगहों पे। ओके, गाजियाबाद एंड ऑल दोस प्लेसेस, बिकॉज वहां पे बहुत रैपिडली अर्बनाइजेशन हो रहा है। ठीक है। सो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली का यूनिक ज्योग्राफी, डस्ट स्टॉर्म्स फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज, मैंने बताया कि सराउंडिंग एरियाज जो हैं वो काफी ड्राई बेल्ट पड़ता है, वहां पे ड्राई बेल्ट है और मानसून जा चुका है, विंटर का मौसम है, ड्राई मौसम है। तो चारों तरफ धूल की आंधियां उड़ती रहती हैं और वो सारी दिल्ली में आती हैं। हवा का डायरेक्शन देखा हमने दिल्ली में विंटर के टाइम पे, इसी टाइम पे अब जो समय चल रहा है, इस टाइम पे दिवाली का भी टाइम होता है। सो फायर क्रैकर्स, उसके बाद दशहरा में जो रावण का पुतला जलाना, सो ये सब साल में 1-2 दिन होता है। सो कंपेयर टू व्हीकल्स, गाड़ियों या फैक्ट्रीज या बाकी चीजों की तुलना में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। और ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसको लेके बहुत लोग बुरा मानते हैं कि दिवाली को क्यों ऐसे टारगेट किया जा रहा है। और बात भी है कि इसका इम्पैक्ट साल में 1 दिन 2 दिन है, बट फिर भी इसे भी कम किया जा सकता है, इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। एंड देन डोमेस्टिक बायोमास बर्निंग, आसपास रूरल एरिया भी है। आप देखिए गाजियाबाद, गुड़गांव, गुरुग्राम, नोएडा, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, उनसे थोड़ा आप इधर उधर जाइए तो आपको गांव भी मिल जाएंगे। ये सारे गांव जो है, वहाँ पे बहुत जगह पे बायोमास बर्निंग होता है। बायोमास बर्निंग मतलब आपका गोबर के बने हुए वो जो चिपले होते हैं, गोईठा बोलते हैं हम लोग यूपी में, वो जल रहा है, जिससे खाना पक रहा है, लकड़ी जला रहे हैं लोग। प्लस विंटर के टाइम में बहुत ठंड पड़ती है, वहां पे चारों तरफ लोग आग जलाते हैं, रात को रात भर लोग आग जला के आके चारों तरफ बैठते हैं, अर्ली मॉर्निंग में, रात को, दिन के टाइम में। उसके लिए लकड़ी जल रही है, सूखी पत्तियां जल रहे हैं, टायर जला रहे हैं लोग। सो बहुत कुछ बर्निंग होता है उस टाइम पे, स्पेशली विंटर के टाइम पे चारों तरफ। जिसके चलते और भी ये धुएं और धूल का यू नो समस्या बढ़ जाती है। अब तो सबसे टेक्निकल पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर इन्वर्जन। ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, टेम्परेचर इन्वर्जन। नॉर्मली विंटर्स में ये होता है, जो भी एरिया समुंदर से दूर है, जो एरिया समंदर से दूर है, और जहाँ पे आपका रात के टाइम में लंबी रातें हैं, ठंड के समय लंबी रातें हैं और हवा रुकी हुई है, हवा स्टिल है, रुकी हुई हवा का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठंडे का मौसम है, लंबी रातें हैं। ऐसे में टेम्परेचर इन्वर्जन बहुत जगहों पर होता है, बहुत सारे जगहों पर होता है। बट दिल्ली में टेम्परेचर इन्वर्जन, जब बाकी जो मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए, ये 4-5 पॉइंट्स जहाँ पे बहुत धूल और धुआं दिल्ली के आसपास आ रहा है, ये 4-5 पॉइंट्स में जो धुआं और धूल आ रहा है, वो जब टेम्परेचर इन्वर्जन के साथ मिल जाता है तो दिल्ली का यूनिक एयर पॉल्यूशन बनता है। बाकी जगहों पे टेम्परेचर इन्वर्जन होता है विंटर में, लेकिन वहां पे ये पॉल्यूशन की समस्या इतनी नहीं होती है। बट दिल्ली में चूंकि ऑलरेडी हमने बताया इतने सारे कारण जहां से बहुत धूल और धुआं आ रहा है, उसके साथ जब टेम्परेचर इन्वर्जन में मिल जाता है तो दिल्ली की यूनिक पॉल्यूशन का जो यूनिक प्रॉब्लम है वो शुरू होता है। सो ये टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे काम करता है? सो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए ये धरती की सतह है, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का सरफेस मान लीजिए है। अर्थ के सरफेस, हवा कैसे गर्म होती है? ऊपर से जब सन शाइन करता है तो सूरज की रोशनी या सूरज की जो गर्मी है वो डायरेक्टली हवा को गर्म नहीं करती है, उसकी रेज हवा हिट करती है, हवा को पार करते हुए जमीन को हिट करती है, जमीन को गर्मी हिट करती है सूरज से, जमीन गर्म होती है, जमीन गर्म होती है पहले, और जमीन से लगी हुई हवा फिर गर्म हो जाती है, जमीन के पास जो हवा का लेयर है वो गर्म हो जाता है, फिर ये हवा का लेयर ऊपर वाले हवा को गर्म करता है, फिर तो इसको बोलते हैं सो ये एक तरीका है गर्म होने का, इसको हम कंडक्शन बोलते हैं।
बट कन्वेक्शन भी होता है, मतलब जो जमीन जब गर्म हो गई तो जमीन से लगी हुई जो हवा की लेयर है ये गर्म हो जाएगी, और जब ये गर्म हो जाएगी तो वो एक्सपैंड करेगी, फैल जाएगी, फैलने के साथ वो हल्की हो जाएगी और वो ऊपर उठने लगेगी। तो जमीन के सतह के पास जो हवा है वो गर्म हो जाती है जमीन से कांटेक्ट के चलते, और वो एक्सपैंड करके फैल के हल्की होके ऊपर उठने लगती है। तो गर्म हवा ऊपर जाती है और उसकी जगह ऊपर से ठंडी हवा आके ले लेती है। ये एक जो ये कन्वेक्शन करंट टाइप का फॉर्म होता है, ये नॉर्मल टाइम्स में ऐसा होता है कि गर्म हवा जमीन से लगी हुई हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी और उसकी जगह ठंडी हवा ले लेगी। ये सर्कुलेशन जब होता रहता है तो होता क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल्स या धुआं है, धुआं धूल, ये जो पॉल्यूशन है जो हवा में है, ये सतह के पास जो हमारे आसपास जो पॉल्यूशन है, जब गर्म हवा उठती है तो वो उसको लेके भी उठ जाती है। उठती हुई गर्म हवा धूल और धुएं और पॉल्यूशन को लेके ऊपर चली जाती है और ऊपर से ठंडी साफ ठंडी हवा नीचे आती है। सो ये एक सर्कुलेशन होने के चलते पॉल्यूटेंट्स ऊपर उठते रहते हैं, पॉल्यूटेंट्स सर्कुलेट होते रहते हैं, एक जगह पे रुके हुए नहीं रहते हैं। ये नॉर्मल कंडीशंस है। लेकिन विंटर में क्या होता है, विंटर की रातों में दिन को जो गर्म हुई थी जमीन वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जमीन जल्दी जल्दी ठंडी होती है, रातें लंबी भी हैं तो काफी टाइम मिलता है जमीन को ठंडा होने के लिए। क्यों? काफी लंबी रातें होती है विंटर में, सो काफी टाइम मिलता है धरती को ठंडा होने के लिए, धरती ठंडी हो जाती है। अब धरती ठंडी हो रही है, इसके आसपास की जो हवा है वो भी ठंडी हो रही है, कोल्ड एयर। नॉर्मल कंडीशंस में क्या है, वार्म एयर ऊपर है, गर्म होके उठ गई है और उसकी जगह नीचे कोल्ड एयर ने ले लिया है। ठीक है। सो ये कोल्ड और वार्म एयर का ये सर्कुलेशन होते रहता है, नॉर्मल टाइम्स में सर्कुलेशन होता रहता है। नॉर्मल टाइम्स में क्या सर्कुलेशन हो रहा है, बट देखिए नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है कि अगर हम ऊपर जाना शुरू करें, कहीं से भी आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो नॉर्मली जितने जितने आप ऊपर जाते जाते हैं उतनी आपको ठंड लगती है, उतना मौसम ठंडा होता रहता है। एज यू गो अप मौसम ठंडा होता रहता है, ये नॉर्मल टाइम्स में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब लंबी ठंडी रातों में जमीन के पास की हवा ठंडी हो गई है, बिकॉज जमीन ठंडी हो गई है तो हवा भी ठंडी हो गई है। अब रात को क्या हो रहा है कि हवा पूरी शांत है, मैंने बताया हवा शांत होनी चाहिए, अगर हवा चल रही है तो नहीं होगा, हवा धूल को इधर उधर उड़ा रही है तो नहीं होगा। हवा शांत है तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के पार्टिकल्स हैं, धुएं के पार्टिकल्स हैं, सूट जिसको बोलते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स, ये सब अपने ग्रेविटी के चलते धीरे धीरे नीचे सेटल करते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं। जहां भी उड़ रहे थे ऊपर में सब आस्ते आस्ते नीचे आते हैं और नीचे वाली ठंडी हवा के लेयर में आके मिल जाते हैं। रात ठंडी है, जगह जगह पे लोगों ने आग जलाई हुई है, जगह जगह पे लोगों ने आग जलाई हुई है, वहां से बहुत धुआं उड़ रहा है। रात को गाड़ियां चल रही है, वहां से बहुत धुआं उड़ रहा है। ये सारा धुआं धूल और ऊपर से सेटल होती हुई डस्ट पार्टिकल्स, ये सारे, ये जो सतह के पास ठंडी हवा है जो रुकी हुई है कि चल नहीं रही है, इसके अंदर वो सब इकट्ठा होते रहते हैं। सो ये ठंडी हवा है, ऐसे ही ठंडी होने के चलते डेंस है, घनी हवा है, ठंडी है, डेंस है, मैसिव भारी हवा है, उसके अंदर धूल धुएं का पार्टिकल से हवा और डेंस हो जाती है। ये एक थिक एक लेयर बना देती है। अब जब सुबह जब सूरज निकलता है, सूरज की किरणें आती हैं, सूरज की किरणें ये घनी थिक मोटी डेंस एयर को पार नहीं कर पाती हैं, इस हवा के ऊपर टकरा के सनरेज वापस चली जाती है। ये जो थिक ठंडी हवा का लेयर बना हुआ था इसके ऊपर से टकरा के सनरेज ऊपर चली जाती हैं और ऊपर की हवा गर्म होती है। ये सन्स रेज ऊपर जाके ऊपर के लेयर को वार्म कर रही है, ये लेयर वार्म हो रहा है, दिस इज बिकमिंग वार्म लेयर। और नीचे सतह वाली हवा ठंडी रह जाती है, क्योंकि वो हवा वो सनलाइट को घुसने नहीं दे रही है। इट इज अ थिक स्मॉग वाला एयर है जो सनलाइट को घुसने नहीं दे रहा, सनलाइट ऊपर से चला जा रहा है, नीचे हवा ठंडी रह जा रही है, जमीन ठंडी रह जा रही है और ऊपर की हवा गर्म हो रही है। सो अब हो क्या रहा है, कोल्ड एयर नीचे है, वार्म एयर ऊपर है। नॉर्मली क्या हो रहा था, नीचे की हवा गर्म हो रही थी और वो गर्म होने के चलते ऊपर उठ रही थी और धूल वूल को लेके चली जा रही थी ऊपर। बट यहाँ पे नीचे धूल वाली हवा तो ठंडी है, जहाँ पे सारी धूल और धुआं जहाँ पे है वो हवा ठंडी है, ये ऊपर नहीं उठेगी क्योंकि ये भारी है, दिस इज हेवी।
और उसके ऊपर लाइट हवा बैठी हुई है, वार्म लाइट एयर ऊपर बैठा हुआ है। सो ऊपर ठंडे, ऊपर गर्म और हल्की हवा है, नीचे भारी ठंडी हवा है। सो कोई चांस नहीं है कि ये भारी हवा ऊपर उठेगी, ये अपनी जगह पे बनी रहेगी, ये ऊपर में गर्म हवा भी अपनी जगह पे बनी रहेगी। इसके चलते सब सुबह में जब दिल्ली में लोग उठते हैं तो देखते हैं कि मौसम ठंडा है, नीचे की हवा ठंडी है, गर्म नहीं हो रही है, और इस हवा में भर भर के धूल और धुआं रात भर का इकट्ठा हुआ हुआ है। ये हवा ऊपर नहीं जा रही है तो ये साथ में पॉल्यूशन के ऊपर लेके नहीं जा रही है। ऊपर में वार्म लेयर का एक सील बन गया है, ये ऊपर में वार्म लेयर एक सीलिंग बना देती है, इसने सील किया हुआ नीचे की ठंडी हवा को, रोक के रखा हुआ है, नीचे की ठंडी हवा को दबा के रखा हुआ है। नीचे की ठंडी हवा पॉल्यूटेड कोल्ड एयर नीचे है हमारे आसपास दिल्ली में, और ऊपर में गर्म हवा है। इसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन इसको क्यों कहते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मल कंडीशंस में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता है, नॉर्मल टेम्परेचर टाइम्स में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता है। इसको बोलते हैं लैप्स रेट। एक फिक्स रेट से आस्ते ऊपर जाने से टेम्परेचर घटता है, ऊपर जाने से ठंडा होता है मौसम नॉर्मली। बट अभी दिल्ली में विंटर में क्या हो रहा है, नीचे की हवा ठंडी है और ऊपर की हवा गर्म है। नीचे गर्म होना चाहिए था, नीचे ठंडा है, ऊपर ठंडा होना चाहिए था, ऊपर गर्म है। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। इसलिए इसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर का उलट जाना, टेम्परेचर इन्वर्जन। और ये टेम्परेचर इन्वर्जन जब दिल्ली में होता है और कहीं हो तो, और अगर किसी और मतलब गांव साइड में, दिल्ली यूपी बिहार के गांव में भी होता है, सुबह सुबह टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। रात भर ठंडी में, रात भर जो रात ठंडी थी जिसके चलते क्या होता है कि ठंडी हवा नीचे रह जाती है और ऊपर में गर्म हवा रहती है। लेकिन वहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन का असर इतना ही होता है कि ठंड बहुत लगती है, बिकॉज हवा गर्म नहीं हो रही है, धूप ऊपर से चली जा रही है। लेकिन दिल्ली में ये टेम्परेचर इन्वर्जन से सिर्फ हवा ठंडी नहीं होती है, हवा सारे पॉल्यूटेंट्स को रोक के रखी हुई है, तो हवा बहुत पॉल्यूटेड भी हो जाती है। सो विंटर में टेम्परेचर इन्वर्जन इन दिल्ली जब बाकी फैक्टर्स के साथ कंबाइन करता है तो दिल्ली की जो जहरीली पॉल्यूटेड हवा है वो जन्म लेती है। सो ये है डिफरेंट कारण, डिफरेंट रीजंस जिसके चलते दिल्ली का एयर पॉल्यूशन हर साल, आप कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, बना हुआ है। और कुछ मतलब अभी अभी तक जो हम कर रहे हैं उससे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ और ही करना पड़ेगा। बिकॉज हवा की जो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, ईरान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और राजस्थान से, इसको हम, ये प्लानिटरी लेवल की हवा है, ये पूरे प्लैनेट पे, हमारे पूरे जो ग्रह है, ग्रह पे ये हवा का डायरेक्शन है, प्लानिटरी पैटर्न है ये। इसको हम बैठ के दिल्ली में कंट्रोल रूम में बैठ के इसको चेंज नहीं कर सकते, ये हवा नॉर्थ वेस्ट से आएगी ही। सो अगर हमें चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट से धूल ना आए तो हमें बोलना पड़ेगा पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, ईरान को कि आप अपने यहाँ पे बारिश कराइए ताकि आपके यहाँ से धूल नहीं आए हमारे यहाँ पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ये आउट ऑफ कंट्रोल है, टेम्परेचर इन्वर्जन आउट ऑफ कंट्रोल है, ये होगा ही। ये ज्योग्राफिकल फिनोमेना जो होता है, अगर रात लंबी हो, ठंडी हो और हवा नहीं चल रही हो तो टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। स्टबल बर्निंग कंट्रोल किया सर, ये मैन मेड फैक्टर जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और गाड़ियां और फैक्ट्रीज, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिल्ली में कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, ये सारे मिला के दिल्ली के का पॉल्यूशन जन्म लेता है। ठीक है। सो ये था 6 नवंबर का एडिटोरियल का वीडियो। प्लीज कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जनरल स्टडीज के ऊपर और एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, माय नेम इज चंद्रशेखर, थैंक यू।